नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश की टूटी चप्पल सिल रहे हैं राहुल गांधी। देश की टूटी चप्पल। और ये जो राहुल गांधी टूटी चप्पल सील रहे हैं, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। वास्तव में देश जो है कई मामलों में पैदल हो चुका है। देश के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। और कांटे तो देश में चुभे हुए हैं। पैर का क्या कसूर। पैर में तो चप्पल अगर कमजोर होगा तो कांटे चुभेंगे। और देश भुगत रहा है, इस चीज को देश भुगत रहा है। राहुल गांधी ने आज जो दृश्य पैदा किए, वो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो दृश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने वास्तव में देश की राजनीति को बदलने की एक कोशिश दिखलाई और लगातार दिखलाई। इस बार आज सुबह जब घर से निकले राहुल गांधी, उसके बाद अपने घर से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचे दिल्ली में, फिर लखनऊ पहुंचे, फिर लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे। उस समय तो जाते समय बहुत हड़बड़ी थी, कोर्ट में पेश होना था। और ऐसे मामले में कोर्ट में पेश होना था जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला था। राहुल गांधी ने अदालत में कहा भी कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। ये बात सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी ने कही। 12 मिनट वो मौजूद रहे, पेश हुए। लेकिन सुल्तानपुर की जनता जिस तरीके से उनका इस्तकबाल कर रही थी, स्वागत कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हों। ये अंदाज था, ये फिजा बदली हुई नजर आ रही थी। ये बदली हुई फिजा एक दिन में राहुल गांधी को नसीब नहीं हुई है। इसके लिए पैदल चलना पड़ा है। लोग कहते हैं कि पैदल चलते चलते चप्पल घिस जाना, और राहुल गांधी ने अपने चप्पल घिसे हैं। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम उन्होंने यात्राएं की हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, पैदल की, चप्पलें रगड़ कर की, एड़ियां रगड़ कर की। और इसलिए उनको पैदल चलने का मतलब मालूम है। राहुल गांधी को मालूम है कि पैदल चलने से कितनी दिक्कतें आती हैं और जूते और चप्पल की क्या अहमियत होती है। और इसी वजह से जूते चप्पल बनाने वाले उनकी अहमियत को, उनकी मेहनत को वो सलाम करने पहुंचे जब उन्होंने रास्ते में देखा, लौटते समय सुल्तानपुर से लखनऊ के रास्ते में, कि चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति कैसे काम करता है, क्या उसकी मुश्किलें होती हैं। और वो मिलते, वहां रुकते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। वो नाम मैं भी भूल रहा हूं, जिस शख्स से वो उन्होंने मुलाकात की, तस्वीर में आप देख रहे हैं लगातार। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि ये जूते आप कैसे बनाते हैं। ये बात उन्होंने स्वयं बताई। मोची तेजराम संभवतः नाम है, तेजराम जी ने बतलाई कि वो जूते कैसे बनाते हैं। उसके बाद उनके परिवार का हालचाल जाना, उनका पारिवारिक अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की कि कितना मुश्किल दौर होता होगा। और तेजराम के बेटे से भी बात की। बेटे ने बहुत गंभीर बात बतलाई। बेटे ने कहा कि मैं भी पहले यही काम करता था, यानी अपने पिताजी के काम में हाथ बढ़ाया करता था, लेकिन
इस काम में सम्मान नहीं मिलता था, तो मैंने ये काम छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां राहुल गांधी ने मोची की दुकान पर पहुंचकर उनसे बातचीत कर, उनके साथ चाय पीकर, उनके साथ पानी पीकर, उनके चप्पल को हाथ में लेकर और उसको सिलने का प्रयास करके उनसे गुरु जो प्रेरणा होती है उन मोची से सीखा कि कैसे सिला जाता है। ये सब करते हुए उन्होंने सम्मान दिया, काम को सम्मान दिया और काम करने वाले को सम्मान दिया। ये एक बहुत छोटी घटना नहीं है कि राहुल गांधी को मन में आया और वो उतर गए एक मोची की दुकान पर। नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, परिवर्तनकारी घटना है, देश की राजनीति को बदलने वाली घटना है। कितने नेता ऐसा काम कर पाते हैं? कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। काम तो बहुत आसान है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है, वो लोगों से मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? राहुल गांधी जैसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं क्या? कभी उन्होंने हाथ मिलाया है किसी मजदूर से? कभी किसी के हाथों में गंदा लगा हो, शरीर गंदा हो, उनसे गले लगा है क्या नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं। हाँ, ऐसे वक्त आए हैं जब बहुत जरूरत पड़ी हो तो किसी के उन्होंने चरण धोए हैं। ये भी मैं बहुत अच्छे नोट पर लेता हूं, उसको बुरा नहीं मानता। लेकिन इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ये दृश्य पैदा नहीं कर पाए हैं। दूसरे तमाम नेता भी ये दृश्य पैदा नहीं कर पाते हैं। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ, मैं अभी इस बात पर हूं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक चमड़े का काम करने वाले मोची से मिलना, जिनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते हैं लेकिन सबके लिए उपयोगी है। इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जूते और चप्पल सिलवाए नहीं हो, खरीदे नहीं हो, जिनको मोची से जिनका साबका नहीं पड़ा हो? कुछ एक चंद लोग हो सकते हैं जो शोरूम से ही उठाते हैं और खराब होता है तो फिर नया शोरूम से जो दूसरा जूता उठा लेते हो, लेकिन देश का अधिकांश जनसाधारण लोग, उनका मोची से साबका होता है। और ये मोची से साबका जब होता है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे से जुड़े भी हुए होते हैं। राहुल गांधी ने इस काम को कर दिखलाया और तहलका तो मचना ही था, मचेगा ही। पूरी सियासत जो है इस पर आ टिकी है। देश में जो, अगर जातिगत आधार पर मैं बात करूं तो देश में सबसे बड़ा वर्ग दलितों में अगर कोई है तो यही चमड़ा सिलने का काम करने वाला मोची समुदाय है, सबसे बड़ा। और क्षेत्रीय आधार पर भी देश का कोई स्टेट नहीं है जहां मोची समुदाय की उपस्थिति नहीं है, मोची के काम काज की उपस्थिति नहीं है। ये जरूरत से जुड़ा हुआ भी काम होता है और सबके जरूरत से जुड़ा हुआ काम होता है। राहुल गांधी ने नब्ज को पकड़ा है, राजनीति के नब्ज को पकड़ा है। जो जेतराम मोची के बेटे ने जो बात कही कि हम काम तो करते थे लेकिन सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए हमने मोची का काम छोड़ दिया और हम मजदूरी करने लगे। इसमें जो बात छिपी हुई है, इस बात को पकड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें कोई दो मत नहीं कि ये छुआछूत के खिलाफ भी कदम है। और इससे देश में, हालांकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि जातिगत आधार पर इस तरह से बटी हुई है कि हर जाति एक दूसरे से कैसे उन्नत जाति है, श्रेष्ठ जाति है, इसी का कंपटीशन लगा होता है।
और जातिगत व्यवस्था ऐसी है कि दूसरी जाति से नफरत करना ये सबकी जीन में समाया हुआ है। तो जातियां और भी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अछूत कही जाने वाली जातियों को भी अपने सीने से लगाने में कभी कमी नहीं छोड़ी है। मगर ये जो उत्तर प्रदेश में जो दृश्य उपस्थित हुआ है, ये बहुत मार्केबल दृश्य है, बहुत मजबूत और एक दो समाज को जोड़ने वाला दृश्य है, संदेश देने वाला दृश्य है, राजनीति को बदलने वाला दृश्य है। और इससे जो कोई भी ओबीसी की राजनीति करता हो, दलित की राजनीति करता हो, किसी किस्म की राजनीति करता हो, सबके लिए यह सबक है। यही वो रास्ता है, इसी रास्ते पर चलकर देश को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। देश की टूटी चप्पल को सीलना वास्तव में देश के कदमों को मजबूत करना है, देश के पैरों को मजबूत करना है। जब पैर मजबूत होगा तो देश के कदम तेजी से चलेंगे, और कदम ताल जब तेज होगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश की अधिकांश आबादी को आप दूर रखकर, गरीब रखकर, अछूत बनाकर क्या देश को मजबूत कर सकते हैं? हमारे देश की गुलामी का तो कारण यही था। क्या जनसंख्या कम थी? क्या लड़ने वाले कम थे? क्या कि मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हमको गुलाम बना लिए? विदेशी ताकतें एक के बाद एक आक्रमण होते रहे और हम गुलाम बनते चले गए। क्या कमी थी? सोने की चिड़िया हम थे, सोने की चिड़िया थे, इसका मतलब धन धानी से भी संपन्न थे, फिर हम गुलाम क्यों हुए? आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद हम गुलाम क्यों हुए? इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो सारी समस्या का निदान निकल आएगा। राहुल गांधी इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़ो, बांटो मोहब्बत, मोहब्बत की दुकान खोलो। और एक बार ऐसा हो जाता है तो हम समावेशी समाज का निर्माण करते हैं, और समावेशी समाज का जब निर्माण होगा तभी राष्ट्र बनता है। राष्ट्र किसी ऐसे ही ज्योग्राफिकल एरिया का नाम नहीं होता। राष्ट्र केवल राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और किसी बहुसंख्यकवाद, ये राष्ट्र का नाम नहीं है। राष्ट्र का मतलब होता है एक क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों को सभी विभिन्नताओं के बावजूद एकजुटता के साथ एक रस, एक चरित्र का निर्माण करना। और वो चरित्र सबको जोड़ने वाला होता है, बांटने वाला कतई नहीं होता है। तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। इसको हटा दो, उसको भगा दो, ये घुसपैठिया है, वो राष्ट्रभक्त है, विपक्ष देश विरोधी है, हम देशभक्त हैं, ऐसी बातों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। ऐसी बातों से राष्ट्र कमजोर होता है। राष्ट्र मजबूत होता है जब हम कमजोर तबके को अपनाते हैं, और कमजोर भी मजबूत होता है, कमजोर को भी हम मजबूत बनाते हैं। ये काम, ये मंत्र दिया है राहुल गांधी ने। आपको लग रहा हो कि अनायास हम राहुल गांधी की इतनी तारीफ में क्यों जुटे हुए हैं? आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद का जो इतिहास है, उसके बाद राहुल गांधी के नेचर वाला, उनके चरित्र वाला, उनके इस सोच वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। आज तक, चाहे कांग्रेस में या कांग्रेस से बाहर, ये लीड ले चुके हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं। आजादी से पहले एक गांधी, आजादी के बाद एक गांधी, ये दोनों गांधी में बहुत बड़ी समानता है। गांधी जी ने भी पूरे देश को जोड़ा था, गांव गांव जाकर के पूरा भ्रमण किया था, और वो अनपैरेलल है। कोई दूसरा नेता गांधी जी के तरह देश को जोड़ने के लिए देश में नहीं निकला। देश को जोड़ने का मतलब सबका साथ लेना, सबको साथ करना, और यही काम राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी, लगातार कर रहे हैं। दो यात्राओं के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। मोड ऑफ ये क्या बोलते हैं, जोड़ने का जो तरीका है, वो उसमें बदलाव आया है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। इसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसमें
राहुल गांधी ने इनोवेशन किया है, इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं, और उन इनोवेटिव तरीकों में ये एक तरीका है। क्या राहुल गांधी खेत में नहीं गए थे? खेतों में भी गए थे। क्या उन्होंने कीचड़ से सने हुए खेत में कदम नहीं रखे थे? रखा था। जब वो शुरुआत में ऐसा कर रहे थे तो राहुल गांधी को वोट बटोरने वाला नेता के तौर पर देखा जा रहा था, या विरोधी कहने लगे थे अरे ये फोटो खिंचवा रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? क्यों? क्योंकि इस प्रयास में उनकी निरंतरता है। वो लगातार ऐसा कर रहे हैं और किसी वर्ग को नहीं छोड़ा उन्होंने। चाहे सर्विस देने वाले, घर घर खाना पहुंचाने वाला वर्ग हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे कुली हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ऑटो मैकेनिक हो, चाहे हम तो बोल भी नहीं पा रहे ट्रक ड्राइवर हो, हर किसी से उन्होंने इंटरैक्ट किया है। और सिर्फ अपने लिए इंटरैक्ट नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं मैं देश को समझना चाहता हूं। लोग हंसते हैं या हंसते थे कि लो अभी 52 साल की उम्र में देश ही समझ रहे हैं। लेकिन 52 क्या 75 साल की भी उम्र हो जाए तो देश कोई समझ लेगा, यह आसान नहीं है। मरने के बाद तक, मरते मरते भी देश नहीं समझ पाता। हम बस रोजाना वाली जिंदगी जीते हुए मर जाते हैं, अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं। लेकिन एक राजनीतिक के रूप में राहुल गांधी ने देश को समझने का प्रयास किया है और लगातार देश को समझते हुए जनता को समझ रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, और जनता उनसे इंटरेक्ट कर रही है, जनता उनसे जुड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि जनता उनके साथ जुड़ रही है। अगर जनता नहीं जुड़ती, वो आत्मीयता नहीं दिखता, तब इसको कहीं ना कहीं कमी मानते। लेकिन ये ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया है जो वास्तव में देश को जिसकी जरूरत थी। डिविजिव पॉलिटिक्स से कौन लड़ सकता था, कैसे लड़ सकता था, किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बांटने की राजनीति है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको तुष्ट करो, उसको ये बनाओ, उसको खुश करो और आपकी राजनीति चल पड़ेगी। ये जो राजनीति चल रही थी इसका रास्ता नहीं दिख रहा था। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यकाल गुजरा, दूसरा कार्यकाल गुजरा, हर कार्यकाल में विपक्ष कमजोर होता चला गया। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा था। कैसे मुकाबला करें? राहुल गांधी ने रास्ता दिखा भी दिया, रास्ता बना भी दिया, और ऐसा रास्ता बना कि देश की में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब लोग यात्रा करने लगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में। लेकिन नकल तो नकल ही होता है। यात्रा करना सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं होती। यात्राएं जनता से जुड़ने और जनता को जोड़ने के लिए होती है। राहुल गांधी ये काम करने में कामयाब रहे हैं। मैं थोड़ा आपको एक विजुअल दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप इस विजुअल को जरूर देखें। में लोगों मैं सोच रहा हूं कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे
इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोगों के, कि किस लोगों में एसी काम कर रहे हैं, किस लोगों में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना। आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, तो वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। जैसे आजकल हो रहे हैं, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है। वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है नाइट और डे के बीच में, उसके अलावा केवल 14 घंटे का रेस्ट होता है। लोको पायलट की बड़ी कमी है सर, ना भर्ती होने के कारण हम लोगों के ऊपर इतना बोझ है सर कि क्या बताएं। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए जाते हैं। लोकोज हैं जिसमें एसीज हैं या बिल्कुल नहीं? कुछ है सर। कितने प्रतिशत में है एसी? वर्किंग 4 से 5%। तो मुझे दे दो आप ये। सर 1 मिनट सर, आज की जो करंट पोजीशन है सर, वो ये है कि हम ये एक लोको पायलट मेल पैसेंजर, सर अभी आपने एक आरोप लगा था कि इनसे लोग बाहरी लोग मिलने आए थे। सर ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग थे। सर हम लोग लोकल हैं, सुल्तानपुर के, बाहरी नहीं हैं। ये सारी मीडिया को पता होना चाहिए। ये सर 19 ट्रेन हैं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन परसों प्रशासन ने एक आर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं। सुल्तानपुर लॉबी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से बना लिया गया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। आपने सुना, राहुल गांधी को आपने सुना और उन लोगों को भी सुना जिससे राहुल गांधी इंटरेक्ट कर रहे थे। ये लोको पायलट थे, जोर देकर समझा रहे थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो राहुल गांधी से मिलते हैं वो लोकल लोग नहीं है, बाहरी लोग हैं। बता रहे हैं कि हम सुल्तानपुर के लोग हैं, यहाँ के लोकल पायलट हैं और 19 ट्रेनों का संचालन करते हैं और सारी समस्याएं बता रहे थे कि किस हालात में करते हैं। ये लोको पायलट आज के तो नहीं है, लंबे समय से हैं। लेकिन क्या ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को टॉयलेट करने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं पड़ती? वो भी उनका एसी काम नहीं करता? बिना एसी में चाहे भयंकर सर्दी हो चाहे भयंकर गर्मी हो, तो उस हालात में लोको पायलट को काम करना पड़ता है और काम का घंटा भी लगातार हो जाता है, लंबा लंबा समय तक काम करना पड़ जाता है। इन परिस्थितियों को समझेगा कौन? कौन समझेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं इस विजुअल को दोबारा से ऐसे ही म्यूट करके चलाता हूं आपके जानकारी के लिए, आपके ध्यान में दिलाने के लिए कि ये लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोग इकट्ठा हैं और इनको राहुल गांधी को सुन रहे हैं। तो राहुल गांधी के सामने इस मुद्दे को लाया गया। राहुल गांधी जैसा कद का नेता, जो एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सामने इंटरैक्ट हो रहे हैं लोको पायलट, बात रख रहे हैं। ये सुविधा देश के मंत्री क्यों नहीं देते? देश में इतने सारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को चलिए फुर्सत नहीं मिल सकती है, हो सकता है, लेकिन कभी कभी 1-2 बार तो फुर्सत मिल सकती है। ये समस्याएं सतह पर क्यों नहीं आई? रेलवे आज बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने है, जो लाइफ, देश का लाइफ है, लाइफ ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं। जिस रेलवे में ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी, जितने लोग हर रात सफर करती है, रेलवे में, हमारे देश के रेलवे में जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है उतनी आबादी तो यहाँ ट्रेनों में रात में हुआ करती है। इस रेलवे में रोज ट्रेन बेपटरी हो रही है, ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं,
कहां चला गया वो कवच वाला फार्मूला कि ट्रेनें एक दूसरे को देखकर आपस में एक दूसरे आमने सामने आएंगी तो रुक जाएंगी? वो सारे वादे क्या झूठे हैं? क्यों हो रहे हैं एक्सीडेंट्स? क्यों पटरियां रुक रही हैं? क्योंकि पायलट को, जो लोको पायलट हैं, ट्रेन के पायलट हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में रहने को मजबूर किया जा रहा है जिसमें को आम इंसान रह ही नहीं सकता, लेकिन लोको पायलट को मजबूर किया जा रहा है। वो अपनी बात कहे तो किससे कहे? राहुल गांधी से कह रहे हैं। ये अभी तक हमने दो बातों पर केवल बातें की हैं। एक, मोची तेज राम जी से जुड़ना, और चैत में मुझे किन्हीं दर्शक ने नाम सही करके बताया भी है और मैं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, नाम गलत ले रहा हूँ तो क्षमा करेंगे। मैं नाम हमेशा सही लिया जाना चाहिए, लेकिन देखिए मैं खोज नहीं पा रहा हूँ समय से। बहरहाल ये समझिए कि ये जो, मैं फिर से अपनी वापस बात पर आता हूँ कि देश की टूटी चप्पल सिल रहे हैं राहुल। ये मैंने इस बातचीत की का शीर्षक रखा है। और राहुल गांधी ने देश की राजनीति बदल दी है, ये बात मैं कह रहा हूं। देश की टूटी चप्पल सिलने का मतलब क्या? ये नहीं कि एक चप्पल उठाकर सिलने लगे, नहीं। देश में जहां जहां जरूरत है ताकि हमारे कदम सही चले, हम देश के पैर में कांटे न चुभे, इसके लिए घिसे हुए चप्पल को ठीक करना, टूटे हुए चप्पल को ठीक करना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आज लोको पायलट से मिल रहे हैं। उन बच्चों ने भी मुलाकात की, उन बच्चों ने जो नीट की परीक्षा दे करके परेशान हो गए, सरकार से अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट तक जा करके, लेकिन नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। लेकिन दोबारा परीक्षा नहीं होगी बोलने के बाद भी जो मेरिट लिस्ट में बदलाव हुआ, 4 लाख लोगों की मेरिट बदल गई। 13 लाख लोग पास हुए, पास मार्क लाए, उसमें 4 लाख लोगों की मेरिट बदल गई, और उनमें से 1 लाख तो छोड़िए, 50,000 को सरकारी सेवा में प्रशिक्षण के लिए जाना है, यानी सरकारी तौर पर डॉक्टर बन करके वो प्रशिक्षण लेंगे, डॉक्टरी करेंगे, मेडिकल में जाएंगे। तो 50,000 के बदले 4 लाख लोगों का जब मेरिट ही बदल रहा है, क्या मतलब है इस रिजल्ट का? याद करेगी दुनिया कि 2024 में जो पास हुए लोग थे, मेडिकल में पास हुए लोग, वो मेरिट वाले नहीं थे, उनके वहां तो रोज मेरिट बदल रही थी। तो ये बच्चे अपना दुख दर्द लेके राहुल गांधी के पास पहुंचे, हमारे करियर का क्या होगा, हम क्या करें, ये इन बच्चों का दर्द था। राहुल गांधी ने उन्हें सुना, लेकिन राहुल गांधी के पास भी तुरंत कोई जवाब नहीं था, सिवाय उनके पीठ पर हाथ रखने के, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के, उनकी आवाज को बुलंद करने की। इन शब्दों के अलावा उनके पास कोई कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी है, सरकार भी है, सब अपनी अपनी बात, अपना अपना काम कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी अब क्या करें, ये एक बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं इन परीक्षार्थियों से, पहले भी इन्होंने बात की थी। देश की सरकार ने, सरकार के मंत्री ने, क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो नीट के परीक्षार्थियों से बात करते? कभी देखा क्या आपने बात करते हुए? नहीं, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसी मायने में ये यूनिक है। राहुल गांधी अनोखे हैं इस मायने में कि वो छात्रों से बात करते हैं, वो लोको पायलट से बात करते हैं, वो मोची के साथ बैठते हैं, उनकी चप्पल सीलते हैं, और चप्पल सीलने नहीं आता है तो उससे सीखते हैं, गुरु बनाते हैं, मोची को गुरु बनाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, सहृदयता दिखाते हैं, मित्र बनाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनसे पानी पीते हैं, ये भाईचारगी दिखलाते हैं, साथ में बैठते हैं। ये जो काम है
ये एक साथ बहुत सारी सीख देता हुआ काम है। एक नेता को यही काम करना होता है, यही काम करना चाहिए। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने ये काम किया था और आजादी के बाद अगर किसी नेता ने ये काम किया है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तब वो गांधी थे, आज ये गांधी है। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बात छोटी मोटी बात नहीं है, एक बड़ी तुलना है, बड़ा कंपैरिजन है और मैं पूरे दमखम के साथ ये कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। एक ऐसे समय में जब देश की राजनीति जाति में बटी हो, धर्म में बटी हो, नफरत में बटी हो, वैसे समय में मोहब्बत की बात करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अभी हमारी एक दर्शक सोनिया गिल जी ने ही लिखा थोड़ी देर पहले कि बहुत सुरक्षा का जोखिम लेते हुए राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। सुरक्षा का जोखिम लेते हुए, जान जोखिम में डालते हुए। कौन नहीं जानता कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी एक व्यक्ति पर है तो वो राहुल गांधी पर खतरा है। जिनके पिता शहीद हुए, जिनकी दादी शहीद हुई और जिन पर लगातार सुरक्षा का डर, असुरक्षा वाला भाव बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने इस असुरक्षा के भाव को धत्ता बताते हुए उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए वो लगातार इस काम को कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इनके कदम रुके नहीं हैं, इनके प्रयास झुके कम नहीं हुए हैं, ये लगातार ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखें कि ये अवसर क्या था। अवसर था सुल्तानपुर में राहुल गांधी की पेशी। मामला क्या था? मामला था कि 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने भाषण में कुछ बातें कही थी। मामला किस रूप में लाया गया अदालत में कि इन्होंने हत्यारा कहा है। किनको? अमित शाह को। कौन है अमित शाह? देश के गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी ने इसका जवाब कोर्ट में दिया, वो अपना बचाव करेंगे, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना। लेकिन जिस बात को राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक रूप से और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, यानी एक आपदा राहुल गांधी पर आई। 37 मामले राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं और राहुल गांधी हर कोर्ट में फिजिकली जाते भी हैं। उनको वो लग्जरी नहीं है अमित शाह वाली के कोर्ट में केस चलेगा, मुंबई में मौजूद रहेंगे और उसके बाद भी वो कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे। जब जज सख्ती करेंगे, अगली डेट देंगे कि तुमको आना ही है, अमित शाह तुमको आना ही है, तो जज को का ही वो तबादला करा देंगे इससे पहले कि वो तारीख आएगी। दूसरा जज आएगा, उस जज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाएगी। इस तरह की लग्जरी जो है, ये लग्जरी भगवान न किसी को दे, लेकिन राहुल गांधी के पास नहीं है। ये बात समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और राहुल गांधी ने वास्तव में राजनीति की नब्ज को पकड़ा है कि अगर देश को का संविधान बचाना है, उन्होंने संविधान बचाने का नारा दिया था, याद कीजिएगा चुनाव में, और सबको संविधान के सामने नतमस्तक करवा दिया राहुल गांधी ने। ये उनकी जीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनके और कैमरे के बीच में कोई आ नहीं सकता। संविधान आया जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद में तीसरी बार चुने जाने के बाद प्रवेश किया, तो उन्होंने संविधान की प्रति को माथे से लगाया और कैमरा और चेहरे के बीच में संविधान की प्रति थी। यह भी पहली बार हुआ और इसका श्रेय निश्चित रूप से राहुल गांधी को जाता है। जब संविधान के प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए, संविधान बचाने के लिए वो निकले, तो संविधान का फायदा सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए? किसके लिए है ये संविधान? ये संविधान अगर डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है, ये संविधान अगर देश की जनता को और कहा जाता है कि आखिरी व्यक्ति जिस तक भोजन ना मिले वहां तक
काम करते रहना है, ये भावना जो पैदा करता है, अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक अधिकार, भाईचारगी, एकजुटता के साथ रहना, ये छुआछूत विरोध, सबको समभाव, ये संविधान हमें देता है। और इस संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी ने जब कदम बढ़ाया तो उन्होंने दिखा कि जगह जगह संविधान लहूलुहान है, और इस लहूलुहान संविधान को अगर बचाना है तो हमें प्रयास करना होगा। भले ही हमारे तलवे क्यों न लहूलुहान हो जाए, हमारे जूते क्यों न घिस जाए, हमारे चप्पल क्यों न घिस जाए, हमारे पैरों में कांटे क्यों न पड़ जाए, ये कांटे, इन कांटों से चुभते हुए कांटों से पैदा हुआ दर्द इससे बड़ा दर्द है जो देश के पैरों में चुभ रहा है, और वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुभ रहा है, वो अमीरी गरीबी के आधार पर चुभ रहा है। कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, कहीं अग्निवीर कराह रहे हैं, कहीं मजदूर कराह रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस समस्या से जूझा जाए। देश की बड़ी आबादी कुपोषित है, खाने को नहीं है, पोषण नहीं मिल रहा है, पोषाहार सही से नहीं मिल रहा है। इस दौर से देश गुजर रहा है, और हम कहते हैं हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। हमने पहले भी कहा, अर्थव्यवस्था तो हम तब भी पहली थे जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था क्या वो थी जिसमें आक्रमणकारी आए और हमारे देश को गुलाम बना ले गए? आज भी हम अगर सामाजिक रूप से एकजुट नहीं रहे, राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं रहे, प्रबुद्ध नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हम एक बार फिर गुलाम बनने के लिए तैयार रहे। तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए या पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, कोई न कोई आएगा इस विभाजित समाज को बांट करके और टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके हमें गुलाम बना ले जाएगा। इस खतरे को समझते हैं राहुल गांधी, और यही कारण है कि वो पहुंच जाते हैं आम जन से मिलने के लिए, समाज के पिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, खुद को जोड़ने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए। और हमें लगता है कि यही कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का एकमात्र तरीका था, यही विपक्ष के पूरे ओपोजिशन के रिवाइवल का एकमात्र तरीका था, और राहुल गांधी ने उसको कर दिखलाया है। आपदा में अवसर नारा तो हमने बहुत सुना, ये हमने नरेंद्र मोदी जी को आपदा में अवसर उठाते हुए देखा, लेकिन वो आपदा पैदा करते हैं और फिर उससे अवसर उठाते हैं। राहुल गांधी ने भी ये अभी किया, सुल्तानपुर की कोर्ट में जाना, मौजूद होना, ये आपदा ही थी। फर्क यह है कि राहुल गांधी पर आपदा थोपी गई और उसके बाद भी वो इसको अवसर में उन्होंने बदल दिया कि सुल्तानपुर गए और सुल्तानपुर से लौटते हुए उन्होंने आम जन की बातें सुनी, लोगों से बातें की, अपने चिर परिचित अंदाज में राजनीति को आगे बढ़ाया। तो बात समझ रहे हैं, आपदा में अवसर दो तरीके से है, एक आपदा पैदा करो और अवसर का फायदा उठाओ, और दूसरा आपदा हम पर थोप दी गई है तब भी विचलित मत हो और उस अवस्था में भी उसको अवसर में तब्दील कर दो। ये फर्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, ये फर्क है। इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि अपने दर्शकों के साथ में न्याय नहीं कर रहा हूं। वीरेंद्र गोबर जी लिख रहे हैं, जो 15 से 20% अगड़े सवर्ण कहलाते हैं वो समाज के आगू नहीं लुटेरे हैं, बस धन कमाना जानते हैं। मोहल्ला, समाज, शहर, जिला, राज्य और देश के लिए वो सिर्फ बकवास करते हैं, पर आगे बढ़ संघर्ष। तो देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ वीरेंद्र गोबर जी आपकी बात से। 15% अगड़े और सवर्ण जो है वो आर्थिक रूप से भी सवर्ण नहीं है और कि वो लुटेरे भी हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ वो सवर्ण तबका संपन्न है और जो देश का क्रीमी तबका है उसमें सवर्णों की भागीदारी है। लेकिन सबको अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये देश का 15% हिस्सा भी आपका है, उसको भी आपको भाईचारगी की जरूरत है, उनसे भी आपकी भाईचारगी होनी चाहिए। ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। 15% सवर्ण है तो 15% मुसलमान है, तो क्या हम एक सोच कहता है कि मुसलमानों से नफरत करो तो एक सोच कहे कि सवर्णों से नफरत करो?
चाहे जिस नाम पर। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। मैं तो समाज के हर तबके को जोड़कर कैसे रखा जाए और जो विसंगतियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए, इसकी वकालत करने के लिए बैठा हूं। विधि जी कह रहे हैं यू आर सेइंग करेक्ट। किरण जी के लिए कह रहे हैं वेरी गुड एनालिसिस सर। लालता प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं। और मोहम्मद तहसीन प्रेम सर, आपकी पत्रकारिता को सलाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किरण जी के लिए लिख रहे हैं सोनिया गिल जी वेरी ट्रू टू एड आवर गोलमाल मूवी के गोपाल की तरह समय आने पर उंगली तोड़ डालो। गुरनाम सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं गुमान सिंह राजपूत जी। प्रेम कुमार जी, क्या आपको ये पता लगा कि राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में आ गई है, अब उसे बजट पास करने के लिए बहुत ही बड़ा ही संकट होने वाला है। गुमान सिंह जी, ये पता लगाने की क्या जरूरत है, ये तो सबको पता है कि बीजेपी के पास में आंकड़े नहीं है। अपने दम पर तो बहुमत पर उनको कभी नहीं था, आज भी नहीं है। आज सहयोगी दल भी छिटक गए हैं। और शेख किरण जी लिख रहे हैं कि बहुत मुद्दे ही मुद्दे हैं एक के बाद एक, लेकिन गोदी मीडिया गुंग छुपाकर सरकार की मदद कर रहे हैं। जितना बीजेपी सरकार जिम्मेदार, इससे गोदी मीडिया का भी सहयोग है सहयोग है, निश्चित सहयोग है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने रास्ता नहीं निकाला? सोशल मीडिया ने क्या रास्ता नहीं निकाला? क्या गोदी मीडिया जो पढ़ाएगा वही हम पढ़ेंगे? क्या हम सोशल मीडिया पे आकर अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी बात सुन नहीं सकते, सुना नहीं सकते? और यही कारण है कि हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज सोशल मीडिया को अपनाए हुए हैं। ये राजेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। ये शशि बालाजी कह रहे 10 साल में अभी मोदी नहीं चाहिए शासन इलेक्ट्रो। मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 10 साल तक मोदी नहीं चाहिए, ऐसा आप लिख रहे हैं। विधि जी लिख रही हैं राहुल गांधी जी मूव द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम जुमलेबाजी टू द पब्लिक इश्यूज ऑफ द कंट्री। वेरी ट्रू। जुमलेबाजी से हट करके जनता के मुद्दों पर आने के लिए राहुल गांधी ने जो सियासत की है वो अनमोल है। देखिए, रोजगार का मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया कि नहीं बनाया? राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा बनाया। इस कारण से आज सरकार को रोजगार पर रिस्पोंड करना पड़ रहा है। हालांकि तरीका आज भी गलत है, लेकिन फिर भी रिस्पोंड करने को मजबूर होना पड़ा है। आप देखिए, लिख रहे हैं टीवी महाराष्ट्र डॉक्टर रविंद्र जी, राहुल गांधी SC ST OBC समाज को एक करने में कामयाब हो गए हैं। यह क्रांति की शुरुआत है। बहुत सही आपने पकड़ा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया के साथ हूं। और शशि बालाजी लिख रहे हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड बीजेपी ने लूटा, देश लुटाता बीजेपी का। मन ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए इन्होंने देश को लूटा है बीजेपी ने, ऐसा कह रही है। और विधि जी लिख रहे हैं मोस्ट वेलकम ज्योति जी, नाइस टू सी यू ऑन दिस चैनल। ज्योति जी रूठ कर चली गई थी, लेकिन ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपको मिस कर रहे थे। और टीवी महाराष्ट्र डॉक्टर रविंद्र कह रहे हैं सारी राजनीति बदल गई है, राहुल नाम की कांग्रेस के साथ आ गए हैं SC ST OBC। लगातार प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है। श्री किरण जी लिख रहे हैं 10 साल से जनता सहन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन रंगा बिल्ला गैंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा। निगरगट्टू हो गए, रंगा बिल्ला गैंग डरने लगा है और आपस में उनमें घमासान मचने लगा है। वो योगी मोदी शाह आपस में लड़ रहे हैं। और खैर, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये बात समझिए। हमारे लिए कौन लड़ रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सड़क पर लड़ता हुआ एक नेता दिख रहा है, राहुल गांधी। दूसरे नेताओं को भी पूरी आजादी है कि वो उनके साथ जुड़ जाए या उन जैसे कोई दूसरा ये शुरू कर दे, मुहिम शुरू कर दे। सुरेश चांद जी लिख रहे हैं बताओ पूरे देश में शौचालय की बात करते हैं और जरूरतमंद को सुविधा नहीं। बिल्कुल सही बात। लोको पायलट और ट्रेन में शौचालय उनको करने के लिए जिनको बहुत जरूरी है, होना चाहिए, नहीं है भाई। ट्रेन में शौचालय होते हैं तो लोको पायलट के लिए क्यों नहीं हो सकते? लोको पायलट के लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। आप अलग से एक बॉगी जोड़ दीजिए जिसमें पूरा नहाने से लेकर के शौचालय तक की सुविधा हो, क्यों नहीं जोड़ी जा सकती? तो ये सवाल बहुत मजबूत हो रहा है। और ये मजबूत क्यों हो रहा है सुरेश चांद जी? क्योंकि राहुल गांधी ने मुलाकात की है लोको पायलट से, उन पूरी समस्याओं को उन्होंने सामने लाया है।
पूरा देश तो राहुल गांधी चला रहे हैं, मोदी और शाह तो शौक मौज के सत्ता में आए, जनता सब देख रही है। शीला जी लिख रही है इस तरीके से। देखिए प्रतिक्रियाएं आज बहुत ज्यादा है, मैं क्षमा मांगता हूं कि सबकी प्रतिक्रिया ले नहीं सकता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हम फिर से थोड़ा वापस करते हैं, सब्जेक्ट पर आते हैं कि जो बात आज राहुल गांधी ने की है, ये सदन में भी अलग किस्म से राहुल गांधी ने माहौल बनाया है। डरो मत। आज विपक्ष का एक एक नेता, टीएमसी के सारे लीडर्स, महुआ मोइत्रा, वो दूसरे लोग जो हैं मैं नाम भूल जाता हूं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह, अखिलेश यादव, दूसरी महिला नेता, सबके सब उठ करके, प्रणीति शिंदे क्या शानदार भाषण दे रही हैं, कितना निडर होकर बोल रही हैं। और आज अब वो घटना बंद हो गई कि विपक्ष के नेता को सदन से निकालो, निष्कासित करो। हाँ अभी भी एक्सपंज बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन एक्सपंज की परवाह किए बगैर नेता लगातार बोल रहे हैं और सदन के भीतर डरो मत का माहौल है। और सदन के बाहर अब राहुल गांधी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी, नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या है? मतलब है कि हम आपकी ओर से सदन में बैठे हैं, देश की जनता की ओर से आवाज उठाने के लिए, सत्ता से आंख मिलाने के लिए हम बैठे हैं। ये है नेता प्रतिपक्ष का मतलब। आप में से कोई ये न समझे कि आप दिल्ली में नहीं हैं, आप नहीं भी है दिल्ली में तो भी आपकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, मैं जिसको बयां कर रहा हूं। ये है उनका कहने का मतलब, ये है स्थिति। तो राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष को भी नए सिरे से परिभाषित कर दिया, राजनीति को बदल दिया, दूसरे लोग अनुकरण करने लगे। और सत्ता पक्ष जो अब तक कह रहा था कि हम तो अगले 50 साल तक शासन करेंगे, अब वो 50 दिन सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी चिंता करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये हालात पैदा कर दिए हैं राहुल गांधी ने। अब क्या कर रहे हैं? अब डीवीसी पॉलिटिक्स तो छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी छोड़ेगी नहीं। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि नॉर्दर्न बंगाल को अलग कर दिया जाना चाहिए, सुकांतो मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कह रहे हैं। अब बताइए कि बंगाल में चुनाव जीत नहीं सके तो बंगाल को तोड़ डालेंगे, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो दिल्ली में राज्य का जो दर्जा है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसकी सारी शक्तियां छीन हो गई हैं, संविधान में संशोधन करके दिल्ली का अधिकार छीन लिया। आपको जहां जहां आप सत्ता में नहीं आ सकेंगे वहां वहां आप तिकड़म भिड़ाएंगे। इस राजनीति से भी लड़ने की जरूरत है। प्रतिपक्ष की तरह, अशोक जी लिख रहे हैं, मेरा ध्यान चला गया, प्रतिपक्ष की तरह मीडिया को बनना चाहिए, चाटुकार नहीं। हाँ ये बात सही है, आपने बड़ा अच्छा मौका दिया है अशोक जी मुझे बोलने का। वो क्या है कि लोग कहते हैं हमसे कि पत्रकारिता क्या है। मैं पत्रकारिता का शिक्षक भी रहा हूं, पत्रकारिता हमने जीवन भर किया है। मैंने जो पत्रकारिता को जिस रूप में अपने शिष्यों को बताया है वो यही है। वो ये है कि जब संस्थान, जब इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशन कोई हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, इंस्टीट्यूशंस जब जिस रिपोर्ट से सख्ते में आ जाए, इंस्टीट्यूशंस में डर पैदा हो जाए, वो पत्रकारिता है। अगर हमारी पत्रकारिता से सरकार नहीं डरती तो लानत है हमारी पत्रकारिता पर। हमारी पत्रकारिता से उद्योगपति नहीं डरते, लानत है हमारी पत्रकारिता से। डरने का मतलब क्या? आप अपनी गलतियों के लिए डरेंगे, हमसे नहीं डर रहे हैं। हम आपकी गलतियां कहीं बता न दें पत्रकारिता के जरिए, इसका डर आपको सता रहा है। आप पत्रकार से मत डरिए, पत्रकार के हाथों में कलम की ताकत से डरिए। ये पत्रकारिता है और इस पत्रकारिता को आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, मैं सबकी प्रतिक्रिया नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी रैंडमली कुछ प्रतिक्रियाएं मैं ले रहा हूं। और निश्चित रूप से आज मेरा दिल खुश हो गया जब राहुल गांधी सड़क पर निकले, लोको पायलट से बात की, मोची से मिले, जयतराम जी से मिले, उनके बेटे से बात की, उनके मित्रों से बात की, तो बड़ा अच्छा लगा। ये राजनीति बदलने के लिए जिस सफर पर राहुल गांधी चल पड़े हैं, ये सफर
बहुत कांटों भरा है, जिंदगी जो है दांव पर रख दी है और कभी भी खतरा हो सकता है, लेकिन इन खतरों से जूझते हुए राहुल गांधी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं लगातार आज चर्चा में, डिबेट में ही रहा हूं, शाम से लगातार कई घंटे हो गए बैठे बैठे, इसलिए आज मैंने 9 बजे न करके 10 बजे आपसे बात करना शुरू किया और उसमें भी देरी हुई और मेरी जुबान भी थक गई है। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को इसी मोड़ पर यहीं आपके साथ मैं छोड़ जाऊं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। कोशिश कीजिए। मुदित माथुर जी का आया है, प्रतिक्रिया आई है। प्रेम जी नमस्कार, सच को कभी मत हाथ से फिसलने देना। ये मुदित माथुर जी, मुझे ध्यान आता है कि ये हमारे साथी शिक्षक हैं जो पत्रकारिता पढ़ाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है और सच को हाथ से नहीं निकलने देना, ये बहुत बड़ा संदेश आप दे रहे हैं। आप सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। सच को हाथ से नहीं निकलने देना है, सच को पकड़े रहना है, सच के साथ हम रहेंगे, यही पत्रकारिता है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूं। आपकी अनुमति से मुझे दीजिए इजाजत और हमारे YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पर अगर आप आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आस्क द प्रेम कुमार ट्विटर हैंडल है हमारा, इस पर भी आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।